ये फिगर स्केटर आर्कटिक महासागर में पूरे दिन से फंसी हुई है, बिना पीने के पानी के, बिना खाने के, बिना किसी मदद के, और उसके पैरों के नीचे खड़े होने के लिए कोई ठोस जमीन तक नहीं है। अगर ये तैरती हुई बर्फ पिघल गई तो उसकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि आर्कटिक के सबसे खतरनाक शिकारी एक पोलर बियर की नजर उस पर पड़ गई है। आर्कटिक कितनी ठंडी जगह है, बल्कि ये दिखाते हैं कि जिंदगी कैसे अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच जाती है, उम्मीदें टूट जाती है और इंसान एक ऐसे मुकाम पर आ खड़ा होता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वो सिर्फ एक उम्मीद और अपने जिद्दी इरादे के सहारे मौत के मुंह से कैसे बचेगी, इसे देखने के बाद ही आपको समझ आएगा कि घोर निराशा के सामने इंसान के जीने की चाहत कितनी मजबूत हो सकती है। खैर, ज्यादा बातें नहीं करते, कहानी शुरू करते हैं। लड़की बहुत आराम से सो रही थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसे बहुत ठंड लगने लगी। उसने चारों तरफ देखा और तुरंत घबरा गई। उसे सिर्फ दो ही रंग नजर आ रहे थे, सफेद रंग का बर्फ का पहाड़ और नीले रंग का समंदर। सफेद बर्फीला पहाड़ किसी जेल की तरह था जिसमें वो कैद थी, और नीला समंदर उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसके पैरों के नीचे की ये बर्फ कभी भी टूट सकती है, पिघल सकती है या डूब सकती है। लड़की ने मदद के लिए न जाने कितनी बार जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन इतने बड़े और डरावने सन्नाटे में उसे खुद की आवाज भी वापस सुनाई नहीं दे रही थी। उसका नाम एमिली है, जो पहले एक बहुत ही होनहार फिगर स्केटर थी। कुछ समय पहले वो एक प्रमोशनल इवेंट में हिस्सा लेने के लिए अपनी टीम के साथ आर्कटिक आई थी। एमिली ने इतने बिजी शेड्यूल में से इस इवेंट के लिए वक्त इसलिए निकाला था क्योंकि उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश भी थी। उसे अपनी बहन से किया एक वादा निभाना था। उसे अपनी बहन की अस्थियां इस खूबसूरत जगह पर विसर्जित करनी थी। इसी दौरान वो अपनी टीम से अलग हो गई और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली लड़की है। अब उसे अपनी हिम्मत के दम पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना होगा ताकि रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ ले, चाहे बाहर के लोग ऐसा कर रहे हो या नहीं। एमिली अपने मन को यही समझा रही थी। उसने अपने कपड़ों में कुछ काम की चीजें तलाशी। उसे एक टोपी मिली। उसे पहनकर उसे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई, और जिस चौकोर डिब्बे को उसने कसकर गले से लगाया हुआ था उसमें उसकी बहन की अस्थियां थी। ठंड, भूख और मायूसी किसी भी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन जब तक उसने अपनी बहन की अस्थियों को गले से लगाया है तब तक वो अकेली नहीं है। यहाँ जितनी ज्यादा ठंड है उतना ही एमिली का अपनी बहन के लिए प्यार साफ नजर आ रहा है। जल्द ही उसे खाने के लिए कुछ मिला, एक पैकेट नट्स जो वो स्नैक्स के लिए रखती थी, लेकिन अब उसे इसे बचा कर बहुत थोड़ा थोड़ा खाना होगा। खाने की बस इतनी सी चीज ही एमिली के जिंदा बचने की इकलौती उम्मीद है। लेकिन परेशानी ये है कि खाने के अलावा पीने के पानी की भी जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि बिना पानी के कोई भी इंसान आमतौर पर सिर्फ 3 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। बहुत ज्यादा गर्मी, कड़ाके की ठंड और थकान इस वक्त को और भी कम कर देते हैं। आर्कटिक जैसे खतरनाक माहौल में डिहाइड्रेशन और भी तेजी से होता है। अच्छी बात यह थी कि एमिली के पैरों के नीचे की इस बर्फ पर थोड़ी सी ताजा बर्फ भी थी। इसे पिघलाकर पानी की तरह पिया जा सकता था। बर्फ इकट्ठा करते वक्त अचानक उसे अपना मोबाइल फोन मिल गया। एमिली के चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आ गई। उसने फोन को अपने सिर से ऊपर उठाया और नेटवर्क पकड़ने के लिए उसे अलग अलग दिशाओं में घुमाने लगी, लेकिन फोन में नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं था। घबराहट में एमिली ने फोन की स्क्रीन पर कुछ बार टैप किया, पर उसे नहीं पता था कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फोन की स्क्रीन पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। स्क्रीन की वो दरारें बिल्कुल उसकी टूटी हुई उम्मीदों जैसी लग रही थी। मदद मांगने का आखिरी रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो गया। निराश होकर एमिली को फिर से बर्फ इकट्ठा करनी पड़ी। उसने अपने दूरबीन के लेंस से सूरज की रोशनी को फोकस करके कागज जलाने की कोशिश की। मौत के मुंह में भी एक छोटी सी चिंगारी जिंदगी की आस जगा सकती है। यही इंसानों की रग रग में बसा उनका दिमाग और कभी हार न मानने वाला जज्बा है। इस छोटी सी आग ने न सिर्फ पानी का इंतजाम किया, बल्कि एमिली के जमे हुए हाथों को भी थोड़ी गर्माहट दी। जैसे ही शाम हुई, आर्कटिक महासागर में तेज हवाएं चलने लगी। एक भयंकर तूफान आ गया जिससे आसपास कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। एमिली के पैरों के नीचे की बर्फ तेज हवाओं और लहरों में डगमगाने लगी, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने जल्दी से अपना इकलौता टेंट खोला और उसे अच्छे से सेट किया ताकि कड़ाके की ठंड से बच सके। फिर वो स्लीपिंग बैग के अंदर घुस गई ताकि उसके शरीर को थोड़ी सी गर्मी मिल सके। लेकिन समंदर की भयानक लहरें लगातार उस बर्फ से टकरा रही थी। उसके खड़े होने की वो छोटी सी जगह भी धीरे धीरे समंदर में डूबती जा रही थी। तेज हवा एमिली को उड़ा ले जाने पर आमादा थी, लेकिन उसने अपनी बहन की अस्थियों वाले डिब्बे को सीने से चिपका रखा था। वो डिब्बा उसके लिए सिर्फ एक निशानी नहीं थी, बल्कि इस बर्फीले नर्क में उसके जीने की इकलौती वजह थी। अगली सुबह जब तूफान थमा तो एमिली के पैरों के नीचे की वो बर्फ टूटकर 1 से 5 टुकड़ों में बन चुकी थी। इस बीच एमिली की टीम और रेस्क्यू वर्कर्स उसी इलाके में जहां एमिली गायब हुई थी 2 दिन से उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक पायलट ने रेडियो पर अपने हेडक्वार्टर से पूछा कि क्या तलाशी जारी रखनी है या वापस लौटना है। रेडियो के दूसरी तरफ से जवाब आया कि वे लोग सर्च ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर उन्होंने तलाशी बंद कर दी तो एमिली इस आर्कटिक महासागर में हमेशा के लिए गुमनाम हो जाएगी। पैरों के नीचे की कमजोर होती बर्फ, कोई नेटवर्क नहीं, कोई मदद नहीं और वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसके जिंदा रहने या मरने से अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है एमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस दूर तक देख रही थी और उसके चेहरे पर अब भी एक उम्मीद की मुस्कान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक बहुत ही प्यारी पुरानी बात याद आ गई थी। उस साल उसकी बहन 7 साल की थी और एमिली 8 साल की। वे दोनों बिना किसी फिक्र के हरी घास पर दौड़ रही थी। ये पुरानी यादें जितनी ज्यादा खूबसूरत थी, एमिली की इस वक्त की बेबसी उतनी ही ज्यादा भयानक लग रही थी। लेकिन इन्हीं यादों ने एमिली के जिंदा रहने के इरादे को और भी मजबूत कर दिया। उसने सुई और धागे से मछली पकड़ने वाली एक डोर बनाई और उसमें कांटा लगाकर 2 नट्स फंसा दिए। समंदर में सन्नाटा पसरा था, पर एमिली के चेहरे पर एक उम्मीद थी। लहरों के साथ बर्फ भी धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन मछली के कांटे में कोई हलचल नहीं हुई। हर गुजरता सेकंड एक अजाब की तरह था। जब वो समंदर को घूर रही थी और कोई मछली उसके कांटे में नहीं फंस रही थी, तब अचानक उसकी नजरें खाली हो गई और उसके दिमाग में बिना किसी वजह के आइस रिंग का नजारा घूमने लगा। वो अपने पैरों में आइस स्केच पहने हुए हाथों को फैलाए बर्फ पर बहुत ही खूबसूरती से गोल गोल घूम रही थी और फिसल रही थी। उसका
हर एक मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट था। ये सच्चाई से भागना नहीं था, बल्कि उसकी रगों में बसी वो हिम्मत थी जो अब जाग उठी थी। स्केटिंग ने उसे सिखाया था कि इंतजार चाहे कितना भी लंबा या मुश्किल क्यों न हो, आपको अपना हौसला बनाए रखना है और डटे रहना है। इसी हिम्मत ने मौत के मुंह में भी उसे हार न मानने की ताकत दी। लेकिन असलियत तो बहुत कड़वी थी। एक पूरे दिन लगातार कोशिश करने के बाद भी एमिली को एक भी मछली नहीं मिली। ये एमिली के आर्कटिक महासागर में फंसे होने का दूसरा दिन था, जब वो पूरी तरह से मायूस होने वाली थी। तभी आसमान में अचानक एक पैसेंजर प्लेन दिखाई दिया। एमिली को लगा जैसे उसे जिंदा बचने की एक नई उम्मीद मिल गई है। लेकिन प्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था कि उसे साफ तौर पर देखने के लिए एमिली को अपनी दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ा। वो लगातार हाथ हिलाकर प्लेन के पायलट से मदद की गुहार लगाने लगी। आप सोचिए कि जब पायलट ऊपर से नीचे देखता होगा तो उसे सिर्फ दूर दूर तक फैला हुआ बर्फ जैसा नीला और सफेद रंग ही नजर आता होगा। पायलट के लिए जो नजारा किसी जन्नत जैसा था, वो असल में एमिली की मौत की आखिरी चौखट थी। जब वो पायलट को मदद के लिए आवाज दे रही थी, ठीक उसी वक्त एमिली के पैरों के नीचे वाली बर्फ में चारों तरफ से दरारें पड़ने लगी। इसका सीधा सा मतलब था कि वो जल्द ही खड़े होने की वो इकलौती जगह भी खो देगी। आखिर में पायलट को एमिली नजर नहीं आई। एमिली के चेहरे की सारी चमक धीरे धीरे गायब हो गई और अब बस एक सुन कर देने वाली खामोशी बची थी। अब तीसरे दिन की दोपहर हो चुकी थी। मछली पकड़ने की कोशिश कर रही एमिली को अचानक बर्फ टूटने की डरावनी आवाज सुनाई दी। जब उसने आसपास देखा तो उसके पैरों के नीचे की बर्फ 3 टुकड़ों में बंट गई थी। वो जिस टुकड़े पर खड़ी थी वो सबसे बड़ा था, लेकिन उसे पता था कि कुछ ही वक्त में ये बर्फ का टुकड़ा भी पूरी तरह से पिघल जाएगा और तब उसकी मौत की उल्टी गिनती सच में शुरू हो जाएगी। एमिली को भी ये बात अच्छी तरह समझ आ रही थी। उसकी आंखें एकदम सूनी थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो किसी जमी हुई कठपुतली जैसी लग रही थी जो पूरी तरह से नाउमीदी के अंधेरे में डूब चुकी हो। तभी अचानक एक हल्की सी फोन के रिंगटोन ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस टूटे हुए फोन पर कोई कॉल आ सकती है। जब उसने कॉल उठाई तो पता चला कि वो एक ऐसी बेचने वाले सेल्समैन का कॉल था। वो बड़े ही जोश में एमिली को अपने एसी की कूलिंग के बारे में बताने लगा। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि एमिली इस वक्त आर्कटिक महासागर में -डिग्री तापमान में फंसी हुई है। एमिली ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखते हुए उससे मदद की भीख मांगी, लेकिन उस सेल्समैन को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो हंसते हुए बोला कि मेरे साथ मजाक मत करो। एमिली रो रो कर उसे समझाती रही कि वो सच में आर्कटिक में फंसी है और ठंड से मरने वाली है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाती, नेटवर्क चला गया। उसकी अभी अभी जगी हुई वो आखिरी उम्मीद भी फिर से खत्म हो गई। एमिली कैमरे की तरफ अपनी पीठ करके बैठी थी, मानो वो अपने टूटे हुए दिल और अपनी सारी मायूसी को दुनिया से छिपाना चाहती हो और साथ ही हार न मानने की अपनी उस आखिरी जिद को भी। अब चौथे दिन की रात हो चुकी थी। एमिली को एक बार फिर से इस भयानक ठंड वाली रात का सामना करना पड़ेगा। आर्कटिक महासागर का दिन का तापमान -10 डिग्री रहता है और रात में ये अचानक गिरकर -30 से -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। तापमान के इस खतरनाक उतार चढ़ाव को सहना एमिली के लिए नामुमकिन हो रहा था। उसने अपनी टॉर्च चालू की। इस हड्डियों को गला देने वाली ठंड और घने अंधेरे में ये रोशनी ही दुनिया से मदद मांगने का उसका इकलौता जरिया थी। टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और एमिली को वो चमत्कार देखने को नहीं मिला जिसका उसे इंतजार था। और भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि एमिली के पैरों के नीचे की बर्फ का एक और बड़ा टुकड़ा टूट गया। ये टुकड़ा पहले टूटे हुए सभी टुकड़ों से काफी बड़ा था। इसे देखकर एमिली का दिल दहल गया। वो जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे ठंड से मरने की नौबत ही नहीं आएगी, बल्कि वो इस टूटी हुई बर्फ के साथ गहरे समंदर में डूब जाएगी। उसकी मायूसी उसे लगभग निगल चुकी थी, लेकिन जिंदा बचने की चाहत उसे अब भी हार नहीं मानने दे रही थी। ठीक उसी वक्त दूर समंदर में अचानक एक जहाज नजर आया। पहले तो एमिली को लगा कि उसकी आंखों का कोई धोखा है, लेकिन जब उसने दूरबीन से देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो सच में एक जहाज ही था। एमिली ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो हाथ हिलाकर मदद मांगने लगी, पर उसे तुरंत एहसास हुआ कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जहाज बहुत दूर था और हवा पानी का शोर बहुत ज्यादा था। उनका एमिली को देख पाना नामुमकिन था। उसने तुरंत अपना शीशा निकाला और उसका एंगल सेट करके सूरज की रोशनी जहाज की तरफ चमकाने लगी। एक बार, 2 बार, 3 बार वो पागलों की तरफ बहुत तेजी से एसओएस सिग्नल भेज रही थी। ठंड से उसके हाथ जम गए थे, लेकिन वो एक पल के लिए भी रुकी नहीं। तभी उसने देखा कि उस जहाज ने अपनी दिशा बदल ली है। उस पल में उसका सारा डर, उसका सारा दर्द और मायूसी एक बड़ी सी उम्मीद में बदल गई। एमिली को लगा कि शायद उन लोगों ने उसे देख लिया है। वो जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी। वो इस जगह पर एक सेकंड के लिए भी और नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन जब उसने दोबारा अपनी दूरबीन से देखा तो उसे पता चला कि वो जहाज तो किसी और ही दिशा में जा रहा है। एमिली बुरी तरह घबरा गई। बिना किसी खौफ के वो उस बर्फ के छोटे से टुकड़े पर जोर जोर से उछलने लगी, हाथ हिलाने लगी और पागलों की तरह चीखने लगी ताकि किसी तरह उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। लेकिन उसके हर बार उछलने से पहले से ही टूटी हुई उस बर्फ पर वजन पड़ने लगा और वो बर्फ टूट गई। ठंडे समंदर के पानी ने पल भर में उसे अपनी आगोश में ले लिया। घबराहट में उसने पूरी ताकत से हाथ पैर मारे, लेकिन पानी के अंदर की तेज लहरों ने उसे अपने साथ खींच लिया और वो बाहर निकलने का रास्ता भटक गई। ऊपर जमी बर्फ ने जिंदा बचने की उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी थी, लेकिन एमिली के अंदर जीने की आग अभी भी बुझी नहीं थी। आखिर में उसने अपनी बची खुची सारी ताकत लगा दी और उस जमे हुए समंदर से लड़कर वापस बर्फ पर आ गई। लेकिन गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे और उसकी चमड़ी में सुइयों जैसी चुभन हो रही थी। वो ठंड से कांप रही थी और बेहोश होने वाली थी। उसने तुरंत अपनी भारी जैकेट उतारी जिसने सबसे ज्यादा पानी सोख लिया था और वो वापस अपने टेंट में आ गई। अंदर आकर उसने अपने सारे गीले कपड़े उतार दिए और उस इकलौते पतले से स्लीपिंग बैग में घुसकर खुद को कसकर लपेट लिया। उसका शरीर अभी भी बेतहाशा कांप रहा था। ठंड जरा भी कम नहीं हुई थी। उसकी सारी हिम्मत अब दम तोड़ चुकी थी। अब बस वो बेइंतहा कमजोर और मजबूर महसूस कर रही थी और उसके अंदर एक अजीब सी बेबसी थी। स्लीपिंग बैग की वो मामूली सी गर्माहट ही उसके और मौत के बीच की आखिरी ढाल थी। लेकिन तभी अचानक एमिली को टेंट के बाहर से किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। उसने टेंट खोलकर देखा
तो वहाँ एक छोटा सा पोलर बियर का बच्चा एकदम अकेला बर्फ के एक टुकड़े पर खड़ा था। वो लगातार चिल्ला रही थी, मानो खुद को सांत्वना दे रही हो। वैसा ही संघर्ष, वैसी ही जीने की तड़प, वैसी ही कमजोरी और लाचारी। एमिली को लगा कि वह भूखी है। उसने अपने कीमती मेवे निकाले और पोलर बियर की तरफ फेंक दिए। मुझे नहीं पता कि पोलर बियर को नट्स पसंद है या नहीं, लेकिन वो मुझसे ज्यादा भूखे हैं। पोलर बियर के बच्चे की प्यारी सी शक्ल देखकर एमिली का सारा दुख, उसकी सारी हताशा अचानक से गायब हो गई। उसने बड़ी मासूमियत से सोचा कि अब वो दुनिया की सबसे बदनसीब और अकेली इंसान नहीं है, लेकिन ऐसे प्यारे और सुकून भरे पलों के बाद अक्सर एक भयानक तबाही का इशारा छिपा होता है, जो उस पर भी आने वाली थी। कुछ ही देर में एक बड़ा पोलर बियर तैरता हुआ अपने बच्चे के पास आया। वो माम बेटे मिल गए। जिस एमिली ने अभी अभी उस छोटे भालू को अपना साथी मान लिया था, उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी सोच कितनी बचकानी थी। प्रकृति सच में बड़ी अजीब है। इस बर्फीले बंजर इलाके में पोलर बियर ही असली राजा है। उनके पास ठंड से बचने के लिए मोटी खाल, नुकीले पंजे और दांत होते हैं। इंसान चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले, वो प्रकृति के इन नियमों से नहीं जीत सकता। एमिली ने सुना कि भालू की माँ उसके करीब आ रही है। उसे साफ तौर पर समझ आ गया था कि वो फूड चेन में सबसे कमजोर और बेबस शिकार है। भालू की माँ ने टेंट को सूंघा, कुछ चक्कर लगाए, लेकिन अंत में वो वहां से चली गई। शायद उसने एमिली की अच्छाई को महसूस कर लिया था, क्योंकि एमिली ने उसके बच्चे को खाना दिया था। या शायद इंसान उनकी डाइट में होते ही नहीं है। पोलर बियर के पानी में जाने की आवाज सुनकर एमिली ने चैन की सांस ली कि उसकी जान बच गई, लेकिन उसके पास कपड़े नहीं थे। बस एक पतले से स्लीपिंग बैग के सहारे कंपा देने वाली रात को काटना लगभग नामुमकिन था। तभी एमिली ने ऑरोरा देखा। वो आसमान में चमक रहा था, किसी सपने की तरह खूबसूरत। चाहे जिंदगी के लिए तरसती एमिली हो या अपने बच्चे को बचाती भालू की माँ, ये सब जीने की चाह रखने वालों के लिए प्रकृति की दया थी। मौत के डर के बीच एमिली ने फिर से जिंदगी के सम्मान और उसकी कीमत को समझा, और इसी ने एमिली के दिल में उम्मीद की आखिरी चिंगारी जला दी। उसने उस चुभती हुई ठंड में धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस वाली ड्रेस पहनी और अपनी बहन की अस्थियां बिखेरते हुए डांस करने लगी। न कोई म्यूजिक था, न कोई देखने वाला, बस आसमान में चमकती हुई नॉर्दर्न लाइट्स थी। उसके हर मूव में ग्रेस और ताकत थी। ये किसी कंपटीशन या तालियों के लिए नहीं था, और न ही उसे मौत का डर था। इस पल वो बस अपनी बहन से किया वादा निभा रही थी। दुनिया के इस कोने में जिंदगी और मौत के बीच उसने अपनी बहन के लिए ये डांस पूरा किया। शायद इसी ताकत ने एमिली को उस सबसे मुश्किल वक्त से बाहर निकाला। वो अंदर से बहुत शांत थी, जैसे जिंदगी और मौत दोनों को उसने किस्मत पर छोड़ दिया हो। इसी शांति के बीच अचानक उसका फोन फिर से बजने लगा। ये कोई चमत्कार ही था, और फोन पर फिर वही एसी सेल्समैन था। एमिली ने कांपते हाथों से फोन उठाया और अपनी आखिरी बची हुई हिम्मत जुटाकर भारी और कमजोर आवाज में पूरी निराशा के साथ उससे कहा, मैं सच में आर्कटिक ओशन में हूँ, मैं मरने वाली हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। लेकिन फोन के उस पार बैठे सेल्समैन को अब भी लग रहा था कि एमिली कोई भद्दा मजाक कर रही है। एमिली बहुत निराश हुई। वो फोन काटना चाहती थी। उसे इस बेवकूफ इंसान से अब कोई बात नहीं करनी थी। लेकिन सेल्समैन की अगली बात ने उसका इरादा बदल दिया, क्योंकि उसकी आवाज सुनकर एमिली को लगा कि शायद उस सेल्समैन को मदद की ज्यादा जरूरत है। सेल्समैन ने वजह तो नहीं बताई, लेकिन उसकी हर बात में एक टूटती हुई हिम्मत झलक रही थी। हो सकता है उसे नौकरी से निकाल दिया गया हो, या जिंदगी की उलझनों ने उसे तोड़ दिया हो, या फिर वो खुद किसी गहरी मुसीबत में फंसी हो। वो चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, बिल्कुल एक ऐसे इंसान की तरह जो दूसरे का दर्द सच में समझता हो। इस पल उसे मौत का कोई डर नहीं था, और न ही वो उस सेल्समैन से अपनी मदद की गुहार लगा रही थी, बल्कि वो एक शांत श्रोता बन गई। शायद समुद्र में गिरने के उस पहले पल से लेकर हाइपोथर्मिया और पोलर बियर के खतरे तक, और फिर ऑरोरा की रोशनी में बहन को विदाई देने तक, एमिली ने खुद को हर हाल में अपना लिया था। शायद उसने मौत को भी खुशी खुशी गले लगाने का फैसला कर लिया था। वो ध्यान से सेल्समैन की बातें सुन रही थी। सेल्समैन ने पूछा कि तुम्हारी बहन की मौत कैसे हुई थी। ये सवाल सुनकर एमिली दुखी या उदास नहीं हुई, बल्कि उसके दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई। उस साल वो 10 साल की थी और उसकी बहन 8 साल की थी। वो हरी भरी घास का मैदान जहाँ वो दोनों अक्सर जाया करती थी। उस दिन आसमान ग्रे रंग का था और दूर कहीं बादलों के गरजने की आवाज आ रही थी। बहन डर गई थी और घर जाना चाहती थी, लेकिन एमिली ने मना कर दिया। बहन की आंखों का वो डर एमिली को आज भी याद था, लेकिन आखिरकार वो वहीं रुक गई और एमिली के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगी। बहन छोटी थी, फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर अपनी दीदी को पकड़ना चाहती थी, लेकिन आखिर में वो रुक गई, क्योंकि आसमान में चमकती हुई बिजली ने उसका ध्यान खींच लिया था, और फिर बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। एमिली ने सेल्समैन को ये कहानी सुनाई और उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं दिख रहा था। वो शायद पहले खुद को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानती थी, इसीलिए वो अपनी बहन की अस्थियों को सबसे खूबसूरत जगह पर बहाने की जिद पर अड़ी थी। या शायद जिस पल उसने बहन की अस्थियों को नॉर्दर्न लाइट्स के नीचे बिखेरा, उसी पल उसने खुद को माफ कर दिया था। सेल्समैन ने एमिली की बातों से उसकी मासूमियत और अच्छाई को महसूस किया। अब वो एमिली के बारे में और भी जानना चाहती थी। फोन के उस पार वो एमिली से बात करते करते इंटरनेट पर उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक कर रही थी। दोनों ने रात से लेकर सुबह तक बातें की। एमिली का ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं गया कि समुद्र में तैरता हुआ एक बड़ा सा कंटेनर उसी बर्फ के टुकड़े की तरफ आ रहा था जिस पर वो खड़ी थी। सेल्समैन लगातार एमिली के सोशल अकाउंट्स देख रही थी। तभी उसका ध्यान एक पोस्ट पर गया जहां एमिली की टीम के लोग उस जगह पर एक शोक सभा कर रहे थे जहां से एमिली गायब हुई थी। हाँ, इस आर्टिकल में जो सबसे ऊपर लिखा है कि उस स्केटिंग करने वाली की यादें अभी भी मेरे दिमाग में है। उसे बर्फ के गड्ढे से बाहर निकाला गया था। नीचे की बर्फीली गुफाओं में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उसे ढूंढ लिया गया है और बाहर निकाला गया है। नहीं, ठीक है, तुम्हें अभी मेरे टीम के लोगों को कॉल करना होगा, ठीक है? प्लीज तुम्हें उन्हें कॉल करना ही होगा। अगर वो लोग यही कहीं तो वो आकर मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं। रुको, क्या? एक जोरदार टक्कर से कॉल कट गई। वो
तैरता हुआ कंटेनर एमिली की उस बर्फ के टुकड़े से आ टकराया। बर्फ का वो टुकड़ा 3 हिस्सों में टूट गया और टक्कर के बाद वो कंटेनर भी धीरे धीरे डूबने लगा। एमिली ने अपना स्लीपिंग बैग और बैकपैक बर्फ के सबसे बड़े टुकड़े पर फेंक दिया, जिसमें उसकी बहन की अस्थियों का कलश भी था। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बैग में उसके आइस स्केट्स भी रखे थे। जैसे ही वो उस टुकड़े पर छलांग लगाकर पहुंची, उसके पेट में जबरदस्त दर्द उठा। स्केट्स के नुकीले ब्लेड उसके पेट में गहराई तक घुस गए थे। वो दर्द इतना भयंकर था कि एमिली को लगा कि वो आज की रात भी नहीं बच पाएगी। उसने बैग में हाथ डालकर डिसइंफेक्टेंट निकाला और अपने घाव पर स्प्रे किया। फिर उसने पहले से तैयार किया हुआ हुक निकाला और घाव को सिलने लगी। न कोई एनेस्थीसिया था, न कोई डॉक्टर। जैसे ही सुई उसकी चमड़ी में चुभती, दर्द के मारे उसकी सांसें रुकने लगती। लेकिन वो बीच में रुक भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रुकी तो उसके बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। घाव सिलने के बाद एमिली बर्फ के टुकड़े पर लेटकर आराम करने लगी। इस पल न कोई डर था, न कोई टूटन, बस एक सुन कर देने वाला होश था और घाव के फटने जैसा दर्द। पता नहीं कितने दिन गुजर गए। अचानक समुद्र की एक मछली उछलकर एमिली की बर्फ पर आ गिरी। एमिली की आंखों में जीने की एक चमक दौड़ गई। वो सच में उसे खाना चाहती थी, लेकिन उस मछली को बर्फ पर तड़पते और सांस के लिए संघर्ष करते देख वो अचानक रुक गई। उसका वो तड़पना बिल्कुल एमिली जैसा ही था, जो इस वक्त आर्कटिक में फंसी हुई थी। एक तरफ अपनी जान बचाने की चाह थी, दूसरी तरफ हमदर्दी। उसे अचानक एहसास हुआ और उसने हाथ बढ़ाकर मछली को वापस समंदर में धकेल दिया। उसे छोड़ना अपनी जिंदगी से हार मानना नहीं था, बल्कि निराशा के उस गहरे अंधेरे में अपनी बची खुची इंसानियत को बचाना था। फिर उसने अपने बचे हुए कुछ मेवे निकाले और मुंह में डाल लिए। उसने उन्हें लालचियों की तरह नहीं निकला, बल्कि बड़ी शांति से धीरे धीरे चबाया। हर निवाले के साथ वो ये महसूस कर रही थी कि वो अभी जिंदा है। पता नहीं और कितने दिन बीत गए। जब एमिली को होश आया तो उसने देखा कि वो बर्फ का टुकड़ा इतना छोटा हो चुका था कि अब वो उस पर लेट भी नहीं सकती थी। अब जब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने उस कंपा देने वाले ठंडे समंदर में छलांग लगा दी। वो अपनी बहन की अस्थियों के कलश को सीने से लगाए उस अनंत समंदर में बिना किसी मंजिल के तैरती रही। न कोई दिशा थी, न कोई किनारा, बस जमा देने वाला ठंडा पानी था और एक न खत्म होने वाला अकेलापन। बहन की अस्थियों का वो कलश जैसे उसका इकलौता परिवार था, उसकी आखिरी उम्मीद, उसे गले लगाना, जैसे अपनी बहन की आखिरी गर्माहट को गले लगाने जैसा था। और न जाने कितने दिन गुजर गए। एमिली की ताकत जवाब देने लगी थी, उसके होश उड़ने लगे थे और उसका शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। वो धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। सांस घुटने के उस आखिरी पल में उसके दिमाग में बहन का वो चेहरा सामने आया। निराशा और मौत की उस दहलीज पर शायद उसकी बहन ने ही उसे जीने की वो आखिरी हिम्मत दी थी। जब एमिली दोबारा पानी की सतह पर आई, उसी पल एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया। एमिली का अस्पताल में 1 महीने तक इलाज चला। ठीक होने के पहले ही दिन वो उसी हरी घास के मैदान में गई जहां उसकी बहन की जान गई थी। बहन के गुजरने के बाद से उसने कभी इस जगह पर कदम नहीं रखा था। ये जगह किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसी थी, लेकिन एमिली के दिल में ये एक ऐसा डर था जिसे वो कभी पार नहीं कर पाई थी। लेकिन आज उसने खुद को माफ कर दिया था। उसने फोन उठाया और उस सेल्समैन को कॉल किया। उसकी आवाज में बहुत सारा शुक्राना था। कहानी यही खत्म होती है। बर्फीले तूफान चाहे जितने भी ठंडे हो, वो इंसान की गर्माहट को नहीं जमा सकते। मुसीबत चाहे जितनी भी काली हो, वो जीने के हौसले को नहीं तोड़ सकती। आर्कटिक में जिंदा रहने का मतलब कभी भी सिर्फ तूफान और बर्फीले पानी से लड़ना नहीं होता, बल्कि जब पूरी दुनिया खत्म होती दिखे, तब हम अपनी इंसानियत और अपनी दयालुता को कैसे बचाए रखते हैं, ये मायने रखता है। खैर, आज की कहानी बस यही तक थी। मैं हूँ आपका दोस्त शैडो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।